कैरियोकाइनेसिस करवा लिया हम लोगों ने मियोसिस 1 में, तो कैरियोकाइनेसिस के प्रोडक्ट में तुमको दोनों ही सेल्स में एक एक सेंट्रोसोम देखने के लिए मिलेंगे। मियोसिस 2 का प्रोफेज जब स्टार्ट होगा तो फिर से वही सेंट्रोसोम जो रहेंगे वो पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, पोल की तरफ जाएंगे, टेलोफेज में पोल की तरफ पहुंच जाएंगे, पोल तक पहुंचने के बाद फिर वापस से सेम वही प्रोसेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी, ये सब वापस से रीअपियर होना। अच्छा, डिसअपियर भी नहीं लिखे थे वहां पे, उनके साथ साथ वो भी डिसअपियर होते हैं, प्रोफेज में वो भी लिख लो, ठीक है। जितना चीज याद आ रहा है तुमको सब कॉपी मार दो। इसलिए मैंने बोला कि अगर थोड़ा मोड़ा भेजे में ना भी जाए समझ, हालांकि समझ में आने वाली ना आने वाली बात ही नहीं है। हम लोगों ने एक को डिवाइड करके दो बनाया है, एक और भी इसके साथ साथ पूरा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे टोटल 4 नए सेल्स, ठीक, क्लियर। चलो भाई इतने को जल्दी नोट डाउन करो, इसके बाद 2-4 पॉइंट्स देखते हैं हम लोग मियोसिस के सिग्निफिकेंस में, और फिर ठीक है भाई फिर चलो। तो कल का तो जो क्लास हुआ था उसको समझ में आ चुका रहेगा सारा कुछ, ठीक है। कल हम लोगों ने मियोसिस 1 जो है ये कंप्लीट किया हुआ था। तो मियोसिस 1 जो है ये इसके फेजेस जो रहेंगे भाई इसको तुमको याद रखना है। प्रो फेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही सबसे ज्यादा क्या होता है यहाँ पे लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है। तो उसमें से प्रो फेज में कौन कौन से फेज में से क्या मतलब उसके जो सब फेजेस है, तो 5 सब फेजेस को तुमको अच्छे से दिमाग में बिठाना है क्योंकि वहां से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जा सकता है, क्लियर। आज हम लोग का बस छोटा सा ही टॉपिक बचा हुआ है, हालांकि मैं तुमको आज कुछ एडिशनल भी चीजें बताने वाला रहूंगा। मियोसिस 2 कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ में फिर मैंने तुमको माइटोसिस के बाद में एक छोटा सा टॉपिक छोड़ा हुआ था, उसको मैंने लास्ट में करवाने के लिए उसको छोड़ा हुआ था, क्लियर। जैसे रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, तो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, ये बहुत ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा ही है, लेकिन क्योंकि यहां से पिछले वाले साल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भले ही वो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, क्लियर, लेकिन क्वेश्चन आ चुका है, तो भाई अपने को तो कवर करना पड़ेगा फिर, क्लियर, ठीक है। चलो भाई तो देखते हैं कितना उसका कवर कर पाते हैं। आज के लिए हेडिंग लगाओगे मियोसिस 2, मियोसिस 2। जैसे कि इसके बारे में मैंने तुमको पहले भी बता दिया है, जो हम लोगों ने माइटोसिस देखा हुआ था सेम प्रोसेस इसमें, अगर फिर भी तुमको समझ में ना आए तो फोटोकॉपी मार दे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, क्लियर। चलो भाई देखो, मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में बेसिकली हम लोग को वही 4 फेजेस ही कवर करने हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, क्लियर। तो थोड़ा सा माइटोसिस पे याद करने की कोशिश करो, पूरा का पूरा रिजेंबल करेगा तुम्हारा मियोसिस 2, ठीक है। तो पहले नंबर पे होता क्या था वहां पे, पहले नंबर पे वहां पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है, मतलब क्रोमेटिन, वहां पे डीएनए का कंडेंसेशन, मतलब डीएनए फॉर्म करवाने के लिए क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता था। तो वहां पे जो था वो क्रोमेटिन के फॉर्म में, मतलब कि बहुत ज्यादा फैले हुए थे उसके क्या बोलना चाहिए जेनेटिक मटेरियल। बट यहां पे मैंने तुमको कल के क्लास में बताया हुआ था कि जो क्रोमोसोम्स मियोसिस 1 से बन करके आए हुए हैं वो इंटरकाइनेसिस के फेज में कंप्लीटली डिसोसिएट या फिर पूरा सेपरेट नहीं होता, मतलब कि क्या बोलना चाहिए उसको, खुलते नहीं है, ठीक है। वो अभी भी धागे धागे के फॉर्म में रहने वाले रहेंगे, तो कंडेंसेशन में उनको ज्यादा टाइम लगने वाला होगा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा बीच का जो इंटरकाइनेसिस का फेज था वो इंटरफेस था नहीं, तो स्किप होगा, बहुत ही जल्दी वो हो जाता है, शॉर्ट लिव पीरियड रहता है वो, और बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाता है। तो वहां पे पूरे क्रोमोसोम्स को खुलने का टाइम नहीं मिल पाता, क्लियर। तो हल्के फुल्के उसमें से खुले हुए रहेंगे, उसके बाद फिर जब प्रोफेज सेकंड में एंट्री लेंगे, यहां पे उनका प्रॉपरली फिर से क्या हो जाएगा, एक बार कंडेंसेशन हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पे चलो ठीक है भाई, पहले नंबर पे लिखो प्रोफेज 1 सॉरी 2, प्रोफेज सेकंड। तो 3-4 पॉइंट से लिखने हैं, बहुत ज्यादा तो है नहीं। सबसे पहले क्रोमोसोम्स का ही कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, एक्चुअली क्रोमेटिन ही लिख लो, ठीक है। तो ध्यान देना, जो मियोसिस 1 में किए थे, माइटोसिस नहीं, मियोसिस 1 जो कल हम लोगों ने किया हुआ था, या फिर परसों की क्लास में जो हम लोगों ने किया हुआ था, वहां पे तुम्हारा प्रोफेज में बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स यूज हुए थे, क्लियर, बाइवेलेंट क्रोमोसोम यूज हुए थे। यहां पे तुम्हारा यूनिवेलेंट या फिर मोनोवेलेंट बोल लो, क्योंकि जो 2 क्रोमोसोम्स थे हम लोगों ने दोनों क्रोमोसोम्स को कल सेपरेट करवा लिया। अब 2 जो सेल्स बनकर के आए हुए हैं उनके पास एक एक क्रोमोसोम्स ही है, एक एक क्रोमोसोम्स ही है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स रहने वाले रहेंगे, और क्रोमोसोम्स मतलब प्लॉइडी उसका एक ही होने वाला होगा, क्लियर। बट सिस्टर क्रोमेटिड्स 2 प्रेजेंट थे, ठीक है, ठीक है। मियोसिस 1 जो हम लोगों ने कल परसों की क्लास में किया हुआ था, माइटोसिस नहीं, ठीक है। तो चीजों को करेक्ट करने की कोशिश करना। प्रोफेज 1, पहले इसका एक डायग्राम ही देख लो भाई इधर,
प्रोफेज वन। अब प्रोफेज वन में होगा क्या, एक एक सेल हम लोग यूज कर रहे हैं। देखो मियोसिस वन कंप्लीट होता है, दो सेल्स बनते हैं, वो मियोसिस टू में साइमल्टेनियसली एंट्री लेंगे। इसके बारे में मैंने तुमको एक बार पहले भी डील किया हुआ है, फिर से एक बार रिपीट करवा दिया कि मियोसिस टू में दोनों सेल्स जो रहेंगे, जो मियोसिस वन के प्रोडक्ट होने वाले हैं, वो साइमल्टेनियसली एंट्री लेंगे। मतलब एक साथ अब दोनों का मियोसिस टू होने वाला होगा। तो हम लोग उस दोनों को, अब दोनों को क्या लोगे भाई, एक ही सेल लेकर के यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। बस दिमाग में बिठा करके रखना कि एक सेल आगे दूसरा सेल पीछे नहीं, दोनों ही सेल्स का साइमल्टेनियसली मियोसिस टू स्टार्ट होगा और साथ साथ चलेगा, ठीक है। देखो ये आ गया क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम अब होगा क्या, इस क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हुआ है, पहली बात। सेकंड चीज, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि तुम्हारे मियोसिस वन के टीलोफेज में फॉर्म हुआ था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब फिर से डिसइंटीग्रेट करना चालू करेगा, ठीक है। फिर से डिसइंटीग्रेट करना चालू करेगा, फिर से धीरे धीरे करके गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। और सेंट्रोसोम्स, अब वहां पे फिर दो नए सेंट्रोसोम्स बने हुए रहेंगे। जब सेल डिवीजन कैरियोकाइनेसिस करवा लिया हम लोगों ने मियोसिस वन में, तो कैरियोकाइनेसिस के प्रोडक्ट में तुमको दोनों ही सेल्स में एक एक सेंट्रोसोम्स देखने के लिए मिलेंगे। मियोसिस टू का प्रोफेज जब स्टार्ट होगा तो फिर से वही सेंट्रोसोम्स जो रहेंगे वो पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो यहां पे फिर सेंट्रोसोम्स जो रहेंगे ये पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे भाई, मूवमेंट। और फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर स्टार्ट होगा। क्लियर। क्योंकि अगले में मेटाफेज है, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर फिर कनेक्ट करवाना रहेगा काइनेटोकोर से। क्लियर। फिर उसके बाद थर्ड फेज एनाफेज, एनाफेज में उसको खींच खींच करके निकालना पड़ेगा। तो भाई अब तो दो क्रोमेटिड्स वाले एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब अब इनका अगर डिवीजन हुआ तो तुम्हारे सिंगल क्रोमेटिड्स वाले दो क्रोमोसोम्स बन करके आएंगे। क्लियर है, क्लियर है। हाँ एक चीज और, वॉइस को थोड़ा सा ध्यान देते रहना, बीच में एक सेकंड के लिए भी अगर वॉइस ड्रॉप होता है या थोड़ा मोड़ा भी वॉइस में प्रॉब्लम होता है, तुरंत चैट पे बता देना, तुरंत, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल लिख लो। ये जा रहा है भाई पोल की तरफ। चलो लिखने का काम किया जाए। पहले नंबर पे क्या है, कंडेंसेशन ऑफ मोनोवैलेंट लिखो या फिर यूनिवैलेंट क्रोमोसोम। स्टार्ट, ठीक। सेकंड पॉइंट यहां से क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग। पिछले वाले में हम लोगों ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जाइगोटिक नहीं, पैकेटिन, उसके बाद डिप्लोटिन के स्टेज में उसको हम लोगों ने डिसइंटीग्रेट करवाना स्टार्ट किया था डिप्लोटिन के केस में। मतलब प्रोफेज के फोर्थ नंबर सब फेज में हम लोगों ने इसको डिसइंटीग्रेट करवाना, मतलब कि उसको तोड़ना स्टार्ट किया हुआ था। हालांकि वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो ही जाता है स्टार्टिंग से ही, लेकिन टूटते टूटते तक भाई वो तुम्हारा पहुंच जाएगा कहां तक बोलने से, डिप्लोटिन के स्टेज तक। क्लियर। डिप्लोटिन के स्टेज तक वो पहुंच जाएगा टूटते टूटते। सेम वैसे ही यहाँ पे हम लोग को प्रो फेज जो है वो एक ही फेज में दिखाना है, इसको अलग से सब फेजेस में डिवाइड नहीं करने। तो तुमको यहीं से इसका डिसइंटीग्रेशन दिखा देना है। मेटाफेज में पहुंचते पहुंचते तक इसका डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका रहेगा। कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिग्निफाइज मेटाफेजिक, मतलब मेटाफेज, मतलब वो मेटाफेज को सिग्निफाई कर, मतलब अब पता चलेगा भाई कि वो मेटाफेज आ चुका है। क्लियर। लिखो ठीक। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग। सी, यहां पे फिर क्या हो रहा है, सेंट्रोसोम्स, पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम स्टार्ट। पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम्स स्टार्ट। ठीक। क्लियर। पोलवर्ड मूवमेंट उनका हो जाएगा। और क्या पॉइंट बचा लिखने के लिए, और तो इतना ही है, ठीक है। और कुछ याद आ रहा हो तो बता दो या फिर लिख लो।
क्लियर, क्योंकि जो हम लोगों ने पिछले में किया हुआ था सेम वही सारे पॉइंट्स यहां पे तुमको लिखने हैं। सेकंड, प्रोफेज के बाद आ जाएगा भाई मेटाफेज 2। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्टार्ट। क्लियर, मेटाफेज सेम वही, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट यहां पे हो जाएगा तुम्हारे मेटाफेज में। जो क्रोमोसोम्स रहेंगे ये एक्सपोज हो जाएंगे या फिर मूव्ड इनटू साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन भी कंप्लीट हो चुका है। क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन कंप्लीट और क्रोमोसोम्स मूव्ड इनटू साइटोप्लाज्म एंड अरेंज देमसेल्फ या फिर अलाइन देमसेल्फ इन मेटाफेजिक प्लेट। क्रोमोसोम्स मूव इनटू साइटोप्लाज्म and start alignment at metaphasic plate। क्लियर, फिर जो स्पिंडल फाइबर रहेंगे ये अब कनेक्ट हो जाएंगे किससे, काइनेटोकोर से। तो स्पिंडल फाइबर कनेक्ट विद काइनेटोकोर। क्लियर, काइनेटोकोर में ये कनेक्ट हो जाएंगे और इसका जब ये डायग्राम बनाएंगे तो ये आ जाएगा भाई तुम्हारा इस टाइप से। ये गायब हो चुका है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और नहीं लिखे हैं, सेंट्रोसोम्स रीचेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। भाई वो सब हम लोगों ने डील किया हुआ, जितना लिख सकते हो लिख लो। पिछले में जितना हम लोगों ने कवर किया था सब यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अब जो हाँ, सेंट्रोसोम्स जो है ये अपने पोल तक पहुंच चुके हैं। वो एक लाइन नहीं लिखे हुए, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये आ गया क्रोमोसोम, ऊपर में है यहाँ पे सेंट्रोसोम्स, ये निकलेंगे उनके एस्टर्स और नीचे के साइड आ जाएगा स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर से ये कनेक्ट हो गया। क्लियर, अब ये काइनेटोकोर से कनेक्ट हो गया, इसका पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब सेपरेट हो जाएंगे भाई सिस्टर क्रोमेटिड्स। नेक्स्ट फेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव पोल्स। पहले इतने को नोट डाउन करो, फिर बाकी दोनों फेज निपटाएं जल्दी। लिखो लिखो जल्दी, स्पीड में लिखो इसको। डन, गुड। मेटाफेज के बाद नेक्स्ट एनाफेज 2 है ना, ये मेटाफेज 2 है। इसमें हाँ लिखिए प्रोफेज 2। ठीक, नेक्स्ट थर्ड
एनाफेज 2। क्लियर। अब एनाफेज में होता क्या है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स रहेंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। देखो मैं पहले वाले में डायग्राम को पहले बना दिया और स्टेटमेंट बाद में लिखा, तो वहां से तुम्हारे भेजे में कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा आ चुका रहेगा। अब मैं स्टेटमेंट्स पहले लिख रहा हूं, तो तुम इमेजिन करने का कोशिश करो कि उसका डायग्राम जो है वो मेटाफेज में हम लोगों ने कैसे देखा हुआ था और उसका डायग्राम कैसे बनना चाहिए। भाई तुम्हारे दिमाग में भी तो रहना चाहिए। क्लियर। इसी वजह से पहले मैं स्टेटमेंट्स लिख दे रहा हूं, तब तक तुम्हारे दिमाग में इमेज बन चुका रहेगा और फिर यहाँ पे हम लोग फिर डायग्राम को फाइनली ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो एनाफेज, एनाफेज में होगा क्या, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेटेड, and start moving towards respective poles. क्लियर। पोल्स की तरफ ये जाना चालू करती है या पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो अगर इसको लिखेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो साइड में। ये क्लियर। अब उनका मूवमेंट हो रहा है पोल के साइड। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, पोल की तरफ जाएंगे। टेलोफेज में पोल की तरफ पहुंच जाएंगे, पोल तक पहुंचने के बाद फिर वापस से सेम वही प्रोसेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी, ये सब वापस से रीअपियर होना चाहिए। अच्छा डिसअपियर भी नहीं लिखे थे वहां पे, उनके साथ साथ वो भी डिसअपियर होते हैं प्रोफेज में, वो भी लिख लो। ठीक है, जितना चीज याद आ रहा है तुमको सब कॉपी मार दो। इसीलिए मैंने बोला कि अगर थोड़ा मोड़ा भेजे में ना भी जाए, अगर समझ, हालांकि समझ में आने वाली ना आने वाली ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि वही तो भाई कॉपी हो रहा है। ठीक है, भले ही ये मियोसिस है और वो माइटोसिस था, लेकिन प्रोसीजर तो तुमको सेम लिखने हैं और डायग्राम सेम ही बनाने हैं। अपने को मतलब है डायग्राम से और स्टेटमेंट से, अपने को एग्जाम निकालना है भाई। ठीक है, बाकी मियोसिस माइटोसिस वो तो दिमाग में पहले से ही आइडेंटिफाइड रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फोर्थ, टीलोफेज। टीलोफेज इसमें क्या होगा, टीलोफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स रीच्ड टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियरिंग स्टार्ट, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ ईआर और गोल्जी भी आ जाएंगे। उसके बाद फिर फरो फॉर्मेशन भी, फरो फॉर्मेशन भी होगा। उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस, उसमें दोनों सेल्स अलग हो जाएंगे। चलो लिखो फटाफट। सबसे पहले क्या आ जाएगा यहां से, सिस्टर क्रोमेटिड्स reached to their respective poles। पहुंच गए। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी रीअपियरिंग स्टार्ट या फिर रीअपियर। सी नेक्स्ट, ये हो गया फरो फॉर्मेशन स्टार्ट। फरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया क्या टेलोफेज, बस इतना ही है। चलो तो इसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर लो।
ये क्लियर, ये हो गया तुम्हारा टीलोफेज का फेज कंप्लीट। क्लियर, चलो इतने को ड्रॉ करो। नेक्स्ट पेज में साइटोकाइनेसिस करवाएंगे, फिर एक छोटा सा टॉपिक बचेगा। अच्छा, इसका मियोसिस का तुमको सिग्निफिकेंस 2-3 पॉइंट्स लिखवा देंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस इसका 2-3 पॉइंट्स लिखवा देंगे। तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, मियोसिस माइटोसिस में तुमको डिफरेंस लिखने हैं, एटलीस्ट 5 to 7 पॉइंट्स तो लिखना ही है, ठीक है। 5 से 7 पॉइंट्स तुमको लिखने ही है, उससे ज्यादा अगर पॉइंट्स बना पाते हो तो बहुत बढ़िया फिर, ठीक। क्लियर, चलो तो इतने को पहले नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट इट डाउन फास्ट। डन। नेक्स्ट, इतने में से कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट, तो लिखो नेक्स्ट। अच्छा यहीं पे लिख देते हैं भाई, हो तो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट हेडिंग लगा लो यहीं पे, साइटोकाइनेसिस। बहुत ज्यादा तो लिखना है नहीं, बस सेल को डिवाइड कर देना है उसी को, साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा यहां पे, और होगा क्या, ये फॉर्मेशन ऑफ दो की चार, चार एक सेल हम लोग लेकर के चले हुए थे, हम लोग दो रिप्रेजेंट कर, मतलब दो को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, बनेंगे कितने टोटल सेल्स, चार। सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स। क्लियर, इनका प्लॉइडी क्या हो जाएगा, एन और सी, एन सी। अब डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर, ये दो नए नए डॉटर सेल्स बन करके आ गए। हम लोगों ने एक को डिवाइड करके दो बनाया है, एक तो और भी इसके साथ साथ हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे टोटल 4 नए सेल्स, ठीक। क्लियर, चलो भाई इतने को जल्दी नोट डाउन करो। इसके बाद 2-4 पॉइंट्स देखते हैं हम लोग मियोसिस के सिग्निफिकेंस में, और फिर वहां से हम लोग चलेंगे रेगुलेशन, सेल रेगुलेशन। माइटोसिस वाले का है ना वो, ध्यान देना, माइटोसिस के लिए हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ है तो मेरे को बीच में उसको बताना थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, इसी वजह से उसको आखिरी में देख लेते हैं। एक बार आया हुआ है भाई। अब समस्या यह है कि एक बार पे कोई से टॉपिक से अगर क्वेश्चन दे देता है तो फिर उसके बारे में पूरा पढ़ाना पड़ जाता है, क्योंकि फिर उसी टॉपिक से कौन से पार्ट से क्वेश्चन देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हालांकि एक बार क्वेश्चन आ जाता है, जो कोई जैसे आउट ऑफ बुक्स अगर किसी पार्ट से क्वेश्चन आता है तो बहुत लेट में आता है, बहुत गैप में आता है। जैसे इसका क्वेश्चन जो आया हुआ था, मान करके चलो 2016-17 आसपास के किसी नीट के एग्जाम में आया हुआ था, तो अब इसके बीच में तो फिर वहां से आया नहीं था क्वेश्चन उस टॉपिक से, हो सकता है अब फिर कुछ दे दे। क्लियर, क्योंकि गैप रख लेते हैं, गैप बना लेते हैं उस टाइप के टॉपिक्स में। हो गया, डन, गुड। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, तो देखो भाई बहुत ज्यादा इसमें डीप हम लोग को जाना है नहीं। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस अगर आएगा तो वो तुम्हारे स्कूल एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, उससे ज्यादा और इसमें कुछ है नहीं। और वैसे भी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है वो तुम्हारे अपने भेजे में भी आ जाएगा। सबसे पहले तो ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले नंबर पॉइंट पे लिखो इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर, किसी भी, हाँ गैमेट फॉर्मेशन के लिए, गैमेट भी तो इसी प्रोसेस से फॉर्म होता है। सेकंड नंबर लिखो गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर, इसी प्रोसेस से हम लोग गैमेट फॉर्म करवाएंगे। अब भाई गैमेट फॉर्म क्यों करवाया गया, किसी भी एक स्पीसीज के
एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। तो इसमें लिखो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पीसीज, क्योंकि मोस्टली जो नए रिप्रोडक्शंस होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारा मियोसिस होना फिर जरूरी है, तभी जाकर के उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और हालांकि स्पोरिक भी होता है और जाइगोटिक भी होता है, वो हम लोगों ने देखा हुआ था। क्लियर? तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पीसीज, क्लियर, अ स्पीसीज। इसके बाद और इसका क्या इंपॉर्टेंस आ जाएगा, हाँ वेरिएशन, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है, ये वेरिएशन को कॉज करेगा। क्लियर? तो फोर्थ नंबर इस पे लिख लो वेरिएशन। बहुत है भाई, 4 पॉइंट्स बहुत है, एग्जाम में आएगा अभी तो 2 मार्क्स में लिखने। अब देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, एग्जाम में इतना लिख करके आ जाओगे 0.5 मार्क्स देकर के तुमको भेज देंगे। क्लियर? इनको इलेबोरेट कर देना एक आध लाइन में। आ रहा बात समझ में? अब भाई 11th में आ चुके हो, थोड़ा सा स्टेटमेंट को बढ़ा करके लिखने की कोशिश करो जब तक कि तुम्हारा स्कूल का एग्जाम चलेगा। कॉम्पिटिटिव में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वहां पे तुमको ऑब्जेक्टिव स्टिक मारने हैं, ठीक है? बट अभी से थोड़ा सा हैबिट बनाओ, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद अगर लिखना पड़ा, हाँ तो भाई इतने लिखने पड़ेंगे, हाथ सूज जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाओ, और जो कंटेंट्स रहेंगे उसको अपने से ही उसमें ऐड ऑन करके आंसर राइटिंग करने में कोशिश किया कर। ठीक हो गया क्या ये? डन। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ सेल। देखो ये माइटोसिस के रिस्पेक्ट में देखना है ना भाई, लिख लेना, बाजू में लिख लो यहाँ पे माइटोसिस। माइटोसिस, ध्यान देना, सेल डिवीजन जो होता है बेसिकली ये हमारे बॉडी में कंट्रोल्ड वे में होता है। अगर ये इसका कंट्रोल्ड वे में डिवीजन ना हुआ तो सेल्स के नंबर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ना चालू हो जाते हैं, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं कैंसर। ठीक है? कैंसर में होता क्या है, बेसिकली जो सेल्स रहते हैं ये अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवीजन करते हैं, और क्या बोलना चाहिए, नए डॉटर सेल्स ये कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं। ठीक है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैंसर। तो यहां पे लिखना अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स कॉज कैंसर। ये रेगुलेशन बोलने का मतलब कंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होगा। ठीक है? रेगुलेशन का मतलब क्या होगा, कंट्रोल्ड डिवीजन of cells if uncontrolled division cause cancer। ठीक है? कैंसर, ये कैंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? तो हमारे बॉडी में अब देखो, इसको तुमको जानने के लिए कि किस टाइप से पूरा का पूरा कंट्रोलिंग होता है, किस टाइप से इसमें हम लोग को रेगुलेशन देखने के लिए मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग को एक छोटा सा डायग्राम पहले देखना है। बहुत ज्यादा हैवी है नहीं, ध्यान से पहले देखो फिर आराम से बनाना। पहले देखो, या वेट, ये आ गया G1 फेज, ये आ गया S फेज, और ये हो जाएगा G2 फेज। सेम वही डायग्राम बनाना है जो हम लोगों ने पहले बनाया हुआ था। ये हो जाएगा G1 फेज, ये हो जाएगा S फेज, ये हो जाएगा G2 फेज। अलग से बनाओगे, इसको अलग से बनाओगे, पिछले वाले में चिपका मत देना, इसमें हम लोग को नए कंटेंट्स देखने हैं। और ये हो जाएगा भाई तुम्हारा माइटोसिस। क्लियर? ये हो जाएगा माइटोसिस। अब ध्यान देना, जब भी कोई सा सेल साइकिल में एंट्री लेता है, तो सेल साइकिल में एंट्री लेने के बाद उसके अलग अलग जगह पे क्या बोलना चाहिए, उसके चेकिंग होते हैं। ठीक है? कि भाई प्रॉपरली वो जो सेल एंट्री लिया हुआ है
माइटोसिस में सेल डिवीजन करने के लिए, तो प्रॉपरली उसके सारे कंटेंट्स चेक किए जाएंगे, वो सेल डिवाइड करने के लायक है कि नहीं है वो देखा जाएगा, डीएनए जो है वो डैमेज्ड है या फिर प्रॉपरली जैसा होना चाहिए वैसा है डिवीजन के लिए, तो ये सब चेक किया जाता है। तो बेसिकली ये चेक पॉइंट जो रहते हैं ये तुम्हारे 3 देखने के लिए मिलने वाले हैं, टोटल 3 चेक पॉइंट्स तुमको देखने के लिए मिलने वाले। देखो पहला चेक पॉइंट तुमको दिखेगा यहां, G1 से S फेज में, इसको हम लोग बोलते हैं G1 to S। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम लोग इसी में 60 के लिख देते हैं, फिर अलग से और पॉइंट बाय पॉइंट लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ये है पहला चेक पॉइंट, इसको रेस्ट्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ठीक, इसी को मेजर चेक पॉइंट भी बोलते हैं। अब इसमें चेक्स क्या क्या होंगे, तो सेल जो है वो प्रॉपरली उसमें न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं है, सेल का डीएनए जो है ये प्रॉपर डैमेज तो कहीं नहीं है, तो इसमें लिख सकते हो न्यूट्रिएंट्स, डैमेज ऑफ सेल एटसेट्रा। बस यही सब लिखना, बहुत ज्यादा डिटेल ना लिखो क्योंकि तो इसमें हम लोग को पीएचडी करना है नहीं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें क्या किए जाएंगे, चेक किए जाएंगे। चेक होने के बाद अगर सेल प्रॉपरली उसी टाइप का लगा जो कि डिवीजन के लिए लायक हो तो उसको फिर आगे भेज दिया जाता है। इसी फेज को एक और बोलते हैं G1 to S ट्रांजिशन, इसमें लिख लेना। G1 to S ट्रांजिशन, इसको बनाओ, जल्दी बनाओ, ड्रॉ करो, तो जल्दी ड्रॉ करो। ठीक, ठीक है, ये लिख लिए। अब ये तो हो गया भाई तुम्हारा G1 से S ट्रांजिशन। अब ध्यान देना, एक्चुअली में जो सेल का डिवीजन हो रहा है, मतलब ये जो चेकिंग हो रहा है, ये किसके प्रोसेस, भाई इसमें भी तो कुछ ना कुछ इन्वॉल्व रहना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली 2 एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक। तो वो 2 जो एंजाइम्स रहेंगे उसको तुम लोग को अलग से लिखना है, तो ध्यान देना। रेगुलेशन अकर बाय 2 एंजाइम्स, कौन कौन से हो जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा इसमें से साइक्लिन। एक्चुअली में ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है, तो एक हो जाएगा साइक्लिन प्रोटीन या फिर साइक्लिन, और एक हो जाएगा काइनेज, एक हो जाएगा साइक्लिन और एक हो जाएगा काइनेज। काइनेज बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए साइक्लिन का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे काइनेज जो रहता है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए साइक्लिन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो इसीलिए इसका एक और नाम रहता है जिसको कि शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CDK, मतलब इसको एक और नाम CDK बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, CDK इसका शॉर्ट फॉर्म रहता है। यही दोनों यहाँ पे तुम्हारे काम आने वाले रहेंगे। तो इस वाले चेकिंग में G1 वाला इसमें यूज हुआ, मतलब G1 फेज में ये चेकिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज होंगे बोले थे, G1 साइक्लिन और साथ साथ काइनेज या फिर CDK, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स यूज होंगे, एंजाइम्स यूज्ड G1 साइक्लिन और क्या हो जाएगा इसमें से CDK। क्लियर, ये 2 एंजाइम्स यहां पे यूज होंगे। नेक्स्ट अगला जो चेक पॉइंट आता है वो आएगा तुम्हारा G2 और ये माइटोसिस के बीच में, मतलब माइटोसिस फेज में आएगा वो एक्चुअली।
हालांकि अभी तुमको उसको क्या बोलना चाहिए, माइटोसिस में ही बताना है ये। तो G1 से माइटोसिस फेज में, तो G1 टू M फेज ट्रांजिशन, इसको बोलेंगे G2, G2 से माइटोसिस में जा रहे थे, G2 टू M फेज ट्रांजिशन, इसको क्या लिखेंगे, G2 टू M फेज ट्रांजिशन। एक और भी मैं यहीं पे बना दे रहा हूं, ये हम लोग देखेंगे, मेटाफेज से एनाफेज में जब जाता है तो ये आएगा, ठीक है। तो ये G2 से S बनाओगे माइटोसिस में ये, ठीक है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंस तो है नहीं। चलो ये सेकंड नंबर। G2 टू M ट्रांजिशन, इसमें भी सेम चेक्स होंगे, ठीक है, मतलब और भी बहुत सारे अलग अलग चेकिंग होते हैं भाई, उतना तो डिटेल में जाना है नहीं। चेक्स क्या जाएगा, डीएनए डैमेज, सेल साइज एटसेट्रा, ठीक, ये सब यहां पे चेकिंग होंगे। यहां से फिर ये जाएगा भाई तुम्हारा माइटोसिस फेज में। माइटोसिस फेज में जाने के बाद ये जो तीसरे नंबर का चेक पॉइंट है, ये तीसरे नंबर का चेक पॉइंट है, ये तुम्हारा मेटाफेज से एनाफेज में आता है, मेटाफेज से एनाफेज में जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन, ठीक है। इसको कहां सरकाएं, वेट, ठीक, ये इसके पहले में लिख लेना मेटाफेज, और इसके बाद में आ जाएगा भाई एनाफेज। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे ये आ जाएगा तुम्हारा तीसरे नंबर का, क्या आ जाएगा यहां से, मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन। मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन ये हो गया। मेटाफेज जब ये एनाफेज में जा रहा है तो इसमें फिर से एक चेकिंग होगा, ठीक है, चेकिंग जो होगा उसको बार बार कितना लिखोगे, चेकिंग यहां पे भी होगा, और इसमें जो चेकिंग होता है इसमें ये तो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ एक वहां पे कॉम्प्लेक्स, एक प्रोटीन का वहां पे चेकिंग होता है। एक सेकंड वेट करना भाई, हाँ एक बार वॉइस चेक कर लेना भाई, एक्चुअली वो माइक माइक का भी चार्ज डाउन हो गया, वॉइस एक बार चेक कर लेना, क्लियर क्लियर गुड, ठीक है। तो मेटाफेज से एनाफेज में ये जा रहा है। अब यहां पे एक और चीज, इनके साथ साथ एक और चीज का चेकिंग होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एपीसी, ठीक, इसको बोला जाएगा एनाफेज या एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, क्लियर, एपीसी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो रहता है यही तुम्हारे सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करवाता है। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं, हम लोगों ने ये देखा हुआ था, तो ये जो प्रोटीन रहेगा यही प्रोटीन तुम्हारे सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करवाता है। ये अगर ना हुआ तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट ही नहीं होंगे, तो तुम्हारा सेल डिवीजन फिर कोई काम का ही नहीं रहेगा, क्लियर। तो यहां पे इसका चेकिंग होता है एपीसी, मतलब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये जो रहता है ये क्या करवाएगा, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसमें चेक में लिख लेना एपीसी, एपीसी का इसमें मेन चेक होगा, और ये कराएगा क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्लियर, ठीक है। चलो भाई, तो इतना ही था तुम्हारे किसके लिए बोला जाएगा, तो रेगुलेशन ऑफ सेल के लिए।
ये तुम्हारे लिए एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलिमेंट है एनसीईआरटी के बुक के बाहर का, तो ये तुमको दिमाग में बिठा करके रखना है। क्लियर? यहां से क्वेश्चंस आ चुका है, इसीलिए सारे पॉइंट्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा एज इट इज नोट डाउन कर लो। क्लियर? क्लियर? चलो जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर सेशन एंड किया जाएगा। इतने में हो गया तुम्हारा ये चैप्टर भी कंप्लीट। बहुत ज्यादा हैवी था नहीं, मुश्किल से तुम्हारे कितने क्लासेस, 5 6 7 क्लासेस में कंप्लीट हो गया है। और नंबर में तुमको 9 दिख रहा होगा, दो क्लास हमारे वेस्ट हो गए थे। एक क्लास में मैंने तुमको 5 मिनट में एक डाउट बताया हुआ था, और एक क्लास जो आया हुआ था उसमें बारिश हो गया अचानक से रात के टाइम पे, तो 2 क्लासेस तुम्हारे वेस्ट हुए थे, तो उनका काउंटिंग भूल जाओ। 7 क्लासेस में चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास होगा या तो रात को या फिर सीधा मंडे को।